फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक का नेक्स्ट लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पहले हम ये भी पढ़ेंगे कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो प्लीज आप नोटबुक में हेडिंग डाल दीजिए, अपना नोटबुक ओपन कर लीजिए, हेडिंग डालिए, लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द rate of chemical reaction। Factors affecting the rate of chemical reaction। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि अगर मान लो आप लास्ट लेक्चर जो इस केमिकल काइनेटिक का फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, अगर वो वॉच नहीं किए हैं तो प्लीज यूट्यूब में केमिकल काइनेटिक बाय सूर्य वर्मा ये आप सर्च करके उस लेक्चर को देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप फर्स्ट लेक्चर को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि किस किस फैक्टर्स पे, किन किन फैक्टर्स पे कोई भी केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है। कब केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, कब उनका रेट कम हो जाता है, या कब हम उसको बढ़ा सकते हैं, कैसे हम उसको कम कर सकते हैं, ये सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे कोई केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम 99% केसेस में अगर हम किसी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो प्रोडक्ट हमको बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में मिलती है, या यूं बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन का रेट जो है वो काफी ज्यादा होती है। उस कंडीशन पे चाहे वो केमिकल का रिएक्टेंट का नेचर किसी भी टाइप का हो, नेचर पे डिपेंड अलग तरीके से करेगा, बट अगर आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिए हैं तो कंसंट्रेशन पे ज्यादा डिपेंड करेगा, और कंसंट्रेशन के इंक्रीज करने की वजह से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जनरली बढ़ जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं यहां पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस with the concentration of the reactant। अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का हम इंक्रीज कर दें तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन काफी ज्यादा रहती है। अगर कंसंट्रेशन कम रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम स्पीड से होगी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है इस कम होगी, मींस रेट रिएक्शन का जो रेट है, स्पीड जो है वो क्या होगी, कम होगी। इसके बाद सेकंड देखते हैं, कंसंट्रेशन के साथ साथ टेम्परेचर पे भी कोई भी केमिकल का रेट डिपेंड करता है। जनरली आप पढ़े होंगे, सुने होंगे कि अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है और उस रिएक्शन को हमको करवाना है तो हम थोड़ा सा उसको हीट कर देते हैं। तो हीट करने से क्या होता है बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और ये जो टेम्परेचर है, दिस टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ये इसलिए होता है कि आप थोड़ा सा अज्यूम कीजिएगा, अगर मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, इस बीकर के अंदर दो टाइप्स के रिएक्टेंट हैं, ठीक है, 2 रिएक्टेंट्स हैं, और ये रिएक्टेंट जो हैं जब आपस में कोलाइड होंगे, जब आपस में टकराएंगे, तभी जाकर के वो एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। सपोज ये रिएक्टेंट ए है और ये रिएक्टेंट बी है। ये ए जो है वो आपस में बॉन्डेड है और ये बी के एटम आपस में बॉन्डेड हैं, ठीक है। और इस रिएक्शन के बाद सपोज ए बी नाम का एक कंपाउंड बनता है। तो इस कंडीशन में इन दोनों का पास आना और इनका ब्रेक होना, ए और ए का अलग होना और बी का अलग होना जरूरी है, और एक नया बॉन्ड बनेगा। सिंपल सी बात है, ये ए और बी आपस में पास आएंगे, ये ए बी पास आएंगे, और यहां पर भी ए और ए, ये ए एटम और ये बी जो एटम है, मींस बी मॉलिक्यूल और ये ए मॉलिक्यूल आपस में पास आएंगे। पास आने के बाद ये बॉन्ड ब्रेक होगा और वो एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो सपोज कीजिए इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगा, और वो एनर्जी आसानी से हाई टेम्परेचर पे उनको मिल जाएगा। दूसरी बात कि इनको जब ये एक दूसरे के पास आएंगे तो इनको कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी चाहिए पास आने के लिए। अगर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा तो वो बार बार पास आएंगे और बार बार कोलिजन होगा।
सिंपली आप ये समझ सकते हैं, वैसे कोलिजन थ्योरी में इसको हम आगे फ्यूचर के लेक्चर में और डिटेल में पढ़ेंगे ही आने वाले लेक्चर में, ठीक है। लेकिन उसके पहले अभी थोड़ा समझ लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो कोलिजन बार बार होगा, और कोलिजन बार बार होगा तो ये जो एटम मॉलिक्यूल्स हैं उनके प्रोडक्ट में बनने के चांसेस, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मींस यू कैन से कि टेम्परेचर के साथ में रिएक्शन जो है उसका रेट इंक्रीज होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको बेटा, generally with the increase of temperature, generally rate of chemical reaction increases with increase in temperature, वैसे सर्टेन केमिकल रिएक्शन होते हैं जैसे कि एक्सोथर्मिक टाइप का केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हीट को बाहर निकालना रहता है, जिसमें हीट को बाहर निकालना है फिर भी आप यहां से टेम्परेचर दे रहे हो तो उसको ज्यादा वर्क करना पड़ जाएगा। तो उस कंडीशन पे आपको केमिकल रिएक्शन ज्यादा नहीं करवा, मीन्स टेम्परेचर ज्यादा नहीं देनी है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक वाले केस में केमिकल इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा पार्ट आ जाता है, क्लास 11 में पढ़े होंगे। एक्सोथर्मिक के केस में, एंडोथर्मिक के लिए तो बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है, एक्सोथर्मिक के केस में टेम्परेचर को बहुत ज्यादा राइज अप नहीं करना रहता है, थोड़ा सा इनिशिएट करना है, स्टार्टिंग में इंक्रीज करना है, उसके बाद आगे इंक्रीज नहीं करना है, जिससे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या रेट रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती जाए। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, ये भी आप कई बार पढ़ रखे होंगे पहले से कि कई रिएक्शंस ऐसे हैं जो कि नहीं होते, स्पॉन्टेनियसली नहीं होते, अपने आप नहीं होते, लेकिन जब हम वहां पर कुछ कैटालिस्ट का यूज कर लेते हैं तो कैटालिस्ट के प्रेजेंस की वजह से वो रिएक्शन होने लग जाते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है, कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में काफी हेल्प करते हैं, लेकिन कैटालिस्ट के भी कुछ टाइप होते हैं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कुछ कैटालिस्ट कम भी करते हैं और कुछ कैटालिस्ट इंक्रीज भी करते हैं, ठीक है। ये टॉपिक तो हमको बाद में पढ़ना है इसको, बट फिर भी ध्यान रखेंगे कि कोई भी कैटालिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। कैटालिस्ट दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट है ना, और निगेटिव कैटालिस्ट, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने वाला और डिक्रीज करने वाला। तो यहां हम ये लिख सकते हैं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन दी chemical reaction depends on the presence of catalyst. Most of the ऐसे लिखे, rate of most of the chemical reaction increases in the presence of catalyst, ठीक है। ओके, तो इतना नोट कीजिए बेटा, फिर और भी फैक्टर्स देखते हैं। अच्छा, तो लिख लिया आप लोगों ने। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है बेटा, फैक्टर्स जो हैं वो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट हेडिंग है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। कुछ रिएक्टेंट ऐसे होते हैं जिसमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत फास्ट रहते हैं, ऑलरेडी फास्ट होते हैं, और कुछ रिएक्टेंट ऐसे होते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन स्लो होते हैं। तो अलग अलग रिएक्टेंट पे केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है, उसका स्पीड जो है रिएक्शन का वो भी अलग अलग हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए समझे तो ऑक्सीडेशन ऑफ, जैसे पहले देख लें रेट ऑफ केमिकल, लिखते हैं रेट
of chemical reaction also depends on the nature of reactant. For some reactant, rate of reaction is slow, whereas for some reactant it is फास्ट. एग्जाम्पल देखते हैं बेटा. ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इस कंडीशन पे जो NO2 बनता है, ठीक है, ये NO2 फास्ट रिएक्शन से बनता है. वहीं पे अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ये एक स्लो रिएक्शन है. ये एक स्लो रिएक्शन, यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है. तो नेचर पे भी डिपेंड करता है. कौन? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. यहीं पर एक और फैक्टर्स काफी अफेक्ट करता है जो कि है सरफेस एरिया. सरफेस एरिया पर भी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन काफी ज्यादा डिपेंड करता है. इसके पहले की क्लास में, छोटे क्लास में आप पढ़ चुके होंगे प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिए हम क्या करते हैं बेटा, लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, एक ऐसा कॉनिकल फ्लास्क ले सकते हैं, कोई दूसरा फ्लास्क भी ले सकते हैं. यहां पर हम ग्रेन्यूलेटेड या छोटे छोटे पाउडर्स क्या ले लेते हैं, जिंक के ले लेते हैं, जिंक पाउडर या जिंक ग्रेन्यूल्स लेते हैं और इसके ऊपर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एडिशन करते हैं जिससे हमको हाइड्रोजन गैस मिलता है. ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस को हम यहां पर कंटेनर पे कंटेन कर सकते हैं, उतना हमको नहीं पढ़ना. तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो जिंक ग्रेन्यूल्स ले रहे हैं, ये जिंक ग्रेन्यूल्स के ग्रेन्यूल न लेकर के हम जिंक के लंप्स ले सकते थे, जिंक के लंप्स ले सकते हैं. लेकिन हम जब जिंक के लंप्स लेते हैं, लंप्स मतलब कि बड़े बड़े टुकड़े जिंक के, है ना. ये ग्रेन्यूल छोटे छोटे पार्ट्स नहीं रहेंगे, बड़े बड़े टुकड़े रहेंगे जिंक के. तो जिंक के बड़े टुकड़े में जब रिएक्शन करवाया जाएगा तो हाइड्रोजन गैस का प्रिपरेशन बहुत स्लो होता है या स्लो रिएक्शन होता है वहां पर. और अगर मान लो जिंक ग्रेन्यूल लेते हैं तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन बहुत ही जल्दी होता है. तो फिर ये भी है, सरफेस एरिया जब आप इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है. ठीक है बेटा. तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विथ सरफेस एरिया. सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ आप लिख सकते हो, यहां पर इंक्रीज इन भी लिख सकते हो, विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया. सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है. एग्जाम्पल चाहे तो लिख सकते हैं, वी प्रेफर जिंक ग्रेन्यूल in place of zinc lumps for the preparation of hydrogen gas with HCl. ठीक है, हम ये प्रेफर करते हैं. क्यों? क्योंकि ग्रेन्यूल्स में सरफेस एरिया ज्यादा होता है और सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन काफी ज्यादा होता है. तो बेटा ये इतने सारे पॉइंट्स थे. ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स में, इन जितने भी फैक्टर्स हमने पढ़े, इस फैक्टर में सबसे ज्यादा जो हमको इस चैप्टर पे स्टडी करना है वो करना है कंसंट्रेशन के बेसिस पे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है. तो दोनों को नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड आ जाता हूं. इसके बाद हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है और हम इस चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं.
बेटा नोट करो प्लीज, चलिए लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब देखते हैं डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन। भाई कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है इसको देखते हैं। अगर हम ग्राफिकली समझें बात को या ग्राफ के हेल्प से किसी रिएक्शन को समझें, तो यहां पर देखो एक्स एक्सिस पे मान लेता हूं मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, मोल पर लीटर, और यहां पर इसको ऐसे लिखें मोल पर लीटर, और वाई एक्सिस पे ले लेता हूं मैं, सॉरी गलत लिया मैंने, यहां पे टाइम ले लेता हूं बेटा, टाइम के अकॉर्डिंग ये टाइम ले लिया मैं यहां पर, और यहां पर मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ले लेता हूं मैं यहां पर, कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा इनिशियल टाइम पे, जीरो टाइम पे रिएक्शन स्टार्ट हुआ, प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा होगी, सॉरी रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो रिएक्टेंट का टाइम के अकॉर्डिंग उसका कंसंट्रेशन धीरे 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 कम होते जाएगा। टाइम जैसे जैसे पास होते जाएगा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कम होते जाएगा। तो मैं रिएक्टेंट के लिए अगर एक ग्राफ बनाऊं तो मेरे को ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। ये कभी भी जाकर के इस वाई एक्सिस को टच नहीं करता, ध्यान रखना, क्योंकि कभी न कभी हर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम को रीच करता ही है, वो कंप्लीट कंज्यूम नहीं होता। केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे आप लोगों ने, ठीक है। वैसे ही धीरे 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 प्रोडक्ट बनते जाते हैं। इनिशियली जैसे रिएक्टेंट धीरे 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 कम हुआ, वैसे ही धीरे धीरे प्रोडक्ट बनना शुरू होगा। इनिशियली प्रोडक्ट बिल्कुल जीरो था, वो क्या होगा धीरे धीरे बनना शुरू होगा, तो धीरे धीरे बनना शुरू होगा, तो ऐसे धीरे से पहले ये जीरो रहा होगा, पहले जीरो रहा होगा, धीरे 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 एक रिएक्टेंट यहाँ पर ऐसे बनना शुरू हुआ होगा या शुरू होता है किसी भी रिएक्शन पे। तो ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग, और टाइम के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो ग्राफ के हिसाब से अगर हम समझे इस बात को, तो हमको इस टाइप का ग्राफ देखने को मिलेगा, किसके लिए, टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन के लिए। दिस इज फॉर द रिएक्टेंट एंड दिस इज द कर्व फॉर द प्रोडक्ट। अब इस बात को समझते हुए किसने, कुछ साइंटिस्ट गोल्डबर्ग एंड वेज ने, गोल्डबर्ग एंड वेज जी ने लॉ ऑफ मास एक्शन दिया, गिव दी लॉ ऑफ मास एक्शन, मतलब कि इसके मास पे, रिएक्टेंट के मास पे या रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे कोई भी रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है, रिएक्शन की स्पीड जो है वो डिपेंड करती है। इनके अकॉर्डिंग लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अभी देखो इसको देख करके समझिए, कंसंट्रेशन जब रिएक्टेंट का ज्यादा था, है ना, कंसंट्रेशन जब रिएक्टेंट का ज्यादा रहता है तो रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली, इसको देखिए टाइम के अकॉर्डिंग तो वो कम हो जाता है, लेकिन रिएक्टेंट की जब कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन काफी ज्यादा होती है। जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाता है टाइम के अकॉर्डिंग रिएक्शन का रेट भी कम हो जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट जो है वो रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो इसके रेज टू द पावर ऑफ न्यूमरल कोफिशिएंट भी होता है। मतलब अगर मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन है, जैसे कि ए का ए मोल रिएक्शन कर रहा है, बी का सपोज बी मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और सी का स्मॉल सी मोल किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये जाकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। और इस रिएक्शन का रेट, इस कंडीशन में रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो इसके कंसंट्रेशन के, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड कंसंट्रेशन ऑफ सी के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा,
जो कि इसके न्यूमरल कॉफिशिएंट, इसके जो कॉफिशिएंट है जिसको हम स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट भी बोलते हैं, मतलब बैलेंस करने के लिए जो सामने हम जो नंबर ऑफ मोल के लिए जो डिजिट यूज करते हैं वो उसके पावर के साथ में इसके प्रोडक्ट को हमको यूज करना रहता है या उसके इक्वल होता है। ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन को अब हम कैसे लिखेंगे, इसको देख करके हम लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the rate of reaction of any reaction, the rate of any reaction लिखिए, any reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of the reactant with their numeral with raised to the power of their with raised to the power of their numeral coefficient or you can say it stoichiometry coefficient. I have not written completely, I have given the dot. Okay, you can write it. So according to the law of mass action, आपका अगर कोई रिएक्शन ऐसा है, ए का ए नंबर ऑफ मोल, बी का बी नंबर ऑफ मोल, सी का सी नंबर ऑफ मोल, अगर किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए दी पावर ऑफ ए, बी दी पावर ऑफ बी एंड सी दी पावर ऑफ सी के। ठीक है, और अगर मान लो हम ये प्रोपोर्शनल साइन को यहां से हटाएं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, ROR रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको मैं स्मॉल के से यहां रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, ए दी पावर ऑफ ए, b the power of b and the c the power of c, where k is the proportionality constant, and this proportionality constant is also known as velocity constant. Okay, remember it is also known as वेलोसिटी कांस्टेंट। क्यों वेलोसिटी कांस्टेंट बोले, क्योंकि रेट को बता रहा है, रेट मतलब कि स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन को डिनोट कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिनोट कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। नोट करो, फिर मैं इरेज करता हूं। आप लोगों ने देखिए, अगर मान लो हम किसी इस रिएक्शन में ये जितने भी रिएक्टेंट है इसका 1 मोल पर लीटर ले लें, फॉर 1 मोल पर लीटर ऑफ इच रिएक्टेंट, in case of the 1 mole per liter concentration of each reactant, इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k इंटू 1 इंटू 1, यही होगा, सबके जगह 1 पुट कर देंगे, और 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन के कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम यहाँ, सॉरी रेट कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। अच्छा ध्यान रखेंगे ना, मैं टेम्परेचर के बारे में नहीं बता पाया था। ये जितने भी रिएक्शंस हैं या लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये सब कौन से बात पर हम पढ़े, किसी भी टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं।
अगर हम नेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अगर हम नेचर को अभी ध्यान न दें, नेचर के इररिस्पेक्ट पे अगर हम बात कर रहे हैं और किसी टेम्परेचर पे बात करें, किसी रूम टेम्परेचर पे बात करें या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करें, किसी भी टेम्परेचर पे at the given temperature rate of reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of the reactant with their raised to the power of their numeral coefficient, उसके बराबर होता है किसी भी टेम्परेचर पे। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी किसी टेम्परेचर पे आएगा। सो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, रेट कांस्टेंट को आप ऐसे लिख सकते हैं, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट एट द गिवन टेम्परेचर, at the given temperature, rate constant is the rate of reaction when the each reactant when the concentration, ऐसे लिखिए, when the concentration of each reactant, देखो concentration कितना था, 1 था, है ना, is यूनिटी हो या 1 मोल पर लीटर हो, इसको ऐसे ही बोलते हैं, 1 यूनिटी हो बोल सकते हो या 1 मोल पर लीटर हो। समझेंगे, एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट जो है इज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ही रेट ऑफ रिएक्शन है, या रेट कांस्टेंट क्या है, इज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 हो उस केस में। ठीक है, अगर हम यूनिट की बात करें, चलो यूनिट निकालें, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, भैया जो आप देख सकते हो आप यहां पर, अगर मान लो रेट कांस्टेंट जो है वो किसके इक्वल है, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होगा वही रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा, तो वही चीज हम यहां पर लिखेंगे, रेट कांस्टेंट। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या यूनिट होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, लीटर मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होगा वही रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा। ठीक है, और रेट कांस्टेंट का एक और यूनिट हो सकता है, या रेट ऑफ रिएक्शन का एक और यूनिट हो सकता है, यहां हम पर सेकंड में बात कर रहे हैं, पर सेकंड को ये सेकंड यूनिट भी बोलते हैं, इसी को हम मिनट में भी बात कर सकते हैं, तो ये हो सकता है मोल पर लीटर पर मिनट, या लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, इसके लिए शॉर्ट लीजिए। अब हेडिंग डालिए बेटा, अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या होता है, क्या क्या इसके बिहेवियर होते हैं, कब ये चेंज होगा, कब ये चेंज नहीं होगा, ऐसी बातें फर्स्ट लिखते चलेंगे, साथ ही साथ समझते चलेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द रेट कांस्टेंट, भाई दोनों इक्वल है वही समझ में आएंगे। अभी रेट ऑफ रिएक्शन आप देखे थे ऊपर हमने क्या बनाया, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली इक्वल टू द के, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, के पे डिपेंड करता है। अगर के की वैल्यू बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, के की वैल्यू कम होगी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। रेट ऑफ एनी रिएक्शन डिपेंड्स on the rate constant. It increases with the increase in the value of रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का वैल्यू अगर बढ़ा दें तो भैया रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, रेट कांस्टेंट is quite independent
द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से रेट कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ना बढ़ाओ या कम करो, जो आपका रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू सेम रहेगी। रेट कांस्टेंट इज क्वाइट इंडिपेंडेंट, पूरा इंडिपेंडेंट है, कोई फर्क उसको नहीं पड़ता। रेट कांस्टेंट आप 2 गुना करो 4 गुना करो, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा या ज्यादा होगा? क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, है ना। अगर मान लो ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है सपोज, तो ए अकेले प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो यहां पर ए के कंसंट्रेशन पे ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, जो कि मल्टीप्लाई होगा रेट कांस्टेंट के साथ। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। इसको आप 1 मोलर लो या इसको 10 मोलर लो, इसकी जो वैल्यू है वो वही रहेगी। ये इसका मतलब रेट कांस्टेंट इज क्वाइट इंडिपेंडेंट द रेट ऑफ is quite independent the concentration of reactant। concentration of reactant से बिल्कुल वो independent रहेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। rate constant for the same reaction the value of rate constant change with the टेम्परेचर। अब बताओ, यहां तो कहानी अलग हो गई। रिएक्शन सेम है, रिएक्शन बेटा बिल्कुल सेम है, रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रिएक्शन किसी भी रिएक्शन की आप बात करो, अगर आप अलग अलग टेम्परेचर पे बात कर रहे हो, सपोज कि आपने एक रिएक्शन ले लिया, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो इसके लिए जो रेट कांस्टेंट, अगर मान लो रूम टेम्परेचर पे आप करवा रहे हो तो रूम टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट अलग होगा। अगर आप बिलो टेम्परेचर पे करवा रहे हो, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवा रहे हो, तो इसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू रूम टेम्परेचर पे अलग होगी, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वैल्यू अलग होगा। किसकी वैल्यू बेटा? के की वैल्यू। इसके लिए के की वैल्यू आप क्या लिखोगे? सोचिए जरा, के की वैल्यू क्या लिखेंगे? यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू N2, कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2 लिखोगे। अब ये बात अलग है कि भैया इसको रिएक्शन को पूरा बैलेंस कर लेते हैं। N2 प्लस 3H2 रहेगा, तो N2 के पावर में 1 ही रहेगा और H2 की पावर में 3 रहेगा। तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर ऑफ 3। तो यहां पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे के की वैल्यू कुछ और रहेगी, और अगर इसी रिएक्शन को रूम टेम्परेचर पे करवाओगे तो के की वैल्यू कुछ और आएगी। तो के की वैल्यू डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, बट ये डिपेंड नहीं करता किस पे? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज करो फर्क नहीं पड़ेगा, बट टेम्परेचर चेंज करोगे तो के की वैल्यू भी चेंज होती जाती है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, रिमेंबर पॉइंट में एक डाल देता हूं, एक रिमेंबर ध्यान रखेंगे। इसी एग्जांपल से आपको बताता हूं। रिमेंबर, वेरी मेमोरेबल पॉइंट है ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान रखेंगे। रिमेंबर पॉइंट मैंने यहां पे लिख रखा है। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए 2 टाइप के रिएक्शन होंगे, एक तो होगा फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन और इसको हम बोलेंगे बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन में आपको 2 रेट ऑफ इक्वेशन मिलेंगे। एक तो फॉरवर्ड रिएक्शन मिलेगा RF, इसको मैं ऐसे फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए मिलेगा, इसको मैं KF लिख लेता हूं, ठीक है, या इसको मैं यहां पर F नहीं लिखता अभी। और बैकवर्ड एक रिएक्शन मिलेगा, बैकवर्ड के लिए रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इन बैकवर्ड, सो K विल बी दिस कांस्टेंट, और यहां पर कंसंट्रेशन कौन सा लेंगे हम? रिएक्टेंट। बैकवर्ड में ध्यान दीजिए, बैकवर्ड में रिएक्टेंट अमोनिया हो जाएगा, अमोनिया से नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने ले लिया कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया और इसके पावर में आ जाएगा ये कोफिशिएंट जो है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो पावर बन जाएगा 2। तो यहां पर इस बात को आपको ध्यान रखना है, रिमेंबर पॉइंट डाला हुआ है कि कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में
जो आपके रेट कांस्टेंट है, ये रेट कांस्टेंट की अपनी अलग अलग वैल्यू होगी, अपने डिफरेंट वैल्यू वो शो करेगा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, यहां पर जो के है वो इसी रिएक्शन का है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में बैकवर्ड रिएक्शन तो चेंज हो गया, बट इस रिएक्शन का जो के की वैल्यू है वो भी साथ ही साथ चेंज हो जाएगा, इनकी डिफरेंट वैल्यूज होंगी। मतलब दोनों को हमको के नहीं लेना है, यहां पर हमको इसको के एफ और इसको के बी हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि इनकी डिफरेंट वैल्यूज ये शो करता है। रिमेंबर, फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन, the forward rate constant, the value of rate constant will have different, या आप ऐसे बोलें, the rate constant will have the different values फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। ऐसे लिखिए, बहुत आसान हो जाए, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, नोट बनाना भी काफी जरूरी बेटा, नोट साथ ही साथ बनाते चलिए लेक्चर के साथ साथ। फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन द रेट कांस्टेंट विल हैव डिफरेंट वैल्यूज फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। हमने यहां पर के एफ और के बी से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है आपको, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेट कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस अगर आप बनाना चाहे तो यहां से बना सकते हैं। ठीक है, उसमें भी काम आता है। सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड में ये क्वेश्चन को पूछा जा सकता है 1 मार्क्स क्वेश्चन में कहीं पर भी। तो इसको अच्छे से ध्यान से इसको बिल्कुल नोट कीजिए और इसको ध्यान में रखेंगे अपने। ठीक है, क्योंकि ये सारी बातें अभी फ्यूचर में हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यूज होने वाले हैं। नोट कीजिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रेट लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेटा तो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे दैट वाज लॉ ऑफ मास एक्शन, और लॉ ऑफ मास एक्शन ध्यान रखिएगा ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। जो अभी हम इसके पहले रेट इक्वेशन जो पढ़े थे वो क्या था, लॉ ऑफ मास एक्शन से आया था। और ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, थ्योरेटिकल वैल्यू होता है। नोट करते हुए चलेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन इज theoretical equation of rate is sufficient, है ना। of theoretical is a theoretical equation in some cases। कुछ केस में क्या होता है बेटा, ये जो रेट लॉ है, जो सॉरी रेट इक्वेशन आपको मिल रहा है थ्योरेटिकली लॉ ऑफ मास एक्शन से, वो डिफरेंट होता है जो हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे उससे। मतलब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट इक्वेशन डिफरेंट है, एंड थ्योरेटिकली जो हमको लॉ ऑफ मास एक्शन से रेट इक्वेशन मिल रहा है ये दोनों डिफरेंट होता है। ओके, तो ये जो हमको एक्सपेरिमेंटली रेट इक्वेशन मिलेगा इसी को हम बोलते हैं रेट लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखते जाते हैं, लिखते जाइए, साथ ही साथ समझते हैं बेटा। इन सम केसेस द रेट इक्वेशन डिटरमाइंड experimentally is different। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जब फ्लोरीन के साथ कंबाइन होता है बेटा, फ्लोरीन गैस के साथ, तो यहां पर NO2F का फॉर्मेशन होता है, दैट इज ऑल्सो गैस। यहां पर NO2 के 2 नंबर ऑफ मोल्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं, फ्लोरीन के भी यहां पर 2 नंबर ऑफ मोल्स जो है पार्टिसिपेट करेंगे। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैंने सामने 2 लगाया। इस फ्लोरीन के 2 नंबर ऑफ मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसको फ्लोरीन को बैलेंस करने के लिए 2 लगाया, तो NO2 को बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया, मैंने पहले से लगा दिया। ठीक है, तो एज पर द लॉ ऑफ मास एक्शन
एज पर दी लॉ ऑफ मास एक्शन, यहां पर रेट इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, मतलब रेट क्या होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ NO2 के, और ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इसका पावर बन जाएगा कंसंट्रेशन के, साथ ही फ्लोरीन गैस का भी कंसंट्रेशन हमको डायरेक्टली लेना है। तो यहां पर ये जो रेट है वो डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड विद द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 द पावर ऑफ 2 एंड द इट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ F2। बट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड जो हमको रेट ऑफ इक्वेशन मिलता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड जो रेट इक्वेशन हमको यहां पर मिलेगा वो इससे डिफरेंट होता है। वो क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड rate is directly proportional to the concentration of NO2 but there will be not the power of 2। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से हमको मिलता है जो रेट इक्वेशन, वहां पर पावर पे कोई भी यहां पर वैल्यू नहीं होती, 2 नहीं होती, मतलब 1 होती है। ओके, एंड इट दिस वन इज द F2। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ F2, और ये हो गया रेट डायरेक्टली इक्वल टू दी K concentration of N2 and F2 where K is the constant। K तो दोनों में कांस्टेंट है और दोनों का हम क्या बोलते हैं बेटा, रेट इक्वेशन कांस्टेंट बोलते हैं। यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड जो हमको वैल्यू मिल रही है, रेट इक्वेशन मिल रही है, ये डिफरेंट है थ्योरेटिकल हमको जो मिला है उस रेट इक्वेशन से। तो थ्योरेटिकली जो हमको रेट इक्वेशन मिलता है इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, और एक्सपेरिमेंटली जो हमको रेट इक्वेशन मिलता है बेटा इसको हम बोलते हैं रेट लॉ। ये हमारे लिए होगा रेट लॉ। तो रेट लॉ को कैसे डिफाइन करेंगे, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, बढ़िया। रेट लॉ को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, द इक्वेशन which express the rate of reaction in terms of the molar concentration of reactant, determined experimentally, as determined experimentally is known as रेट लॉ। ठीक है बेटा, रेट लॉ को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। हमको जो यहां पर रेट इक्वेशन मिल रहा है ना, जो कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे इसका जो रेट डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होना चाहिए। हम इक्वेशन देख करके कुछ नहीं लिखेंगे, एक्सपेरिमेंट से जो हमको डिटरमाइंड होगी वो इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, रेट लॉ बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अब इसका मतलब क्या है, रेट लॉ कुछ डिफरेंट आ रहा है बट लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंगली डिफरेंट आ रहा है। तो रेट लॉ को लाने का मेन रीजन क्या हो सकता है, या ऐसा क्यों डिफरेंस यहां पर मिल सकता है, इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ये तो ले चुके होंगे आप, है ना, तो ऊपर का आप डायग्राम का डेफिनेशन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू, डन। नाउ देखिए, इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको ये बताया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग एवरी रिएक्शन जो है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक्सपेरिमेंट से हमको पता चलता है कि कुछ रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप नहीं होते, वो मल्टी स्टेप हो सकते हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो स्लो स्टेप पर ही डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन स्लो स्टेप पर ही डिपेंड करता है। जरा समझते हैं, हाँ, लिखते जाऊंगा तो थोड़ा समझ में आएगा आपको। जैसे कि NO2 हमारे पास जो एग्जांपल था, NO2 जब कंबाइंड होता है फ्लोरीन गैस के साथ में, NO2 गैस कंबाइंड होता है फ्लोरीन गैस के साथ में, तो हमको मिलता है बेटा NO2F गैस।
ठीक है। अब यहाँ पर हम सामने 2 लगाते हैं, यहाँ पर हमने सामने 2 लगाया, ठीक है। अब ये रेट, हम इस रिएक्शन को देख करके हम क्या सोचते हैं कि ये रिएक्शन एक बार में हुआ होगा, एक ही स्टेप पे हुआ होगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ये NO2 सबसे पहले एक फ्लोरीन एटम के साथ कंबाइन होता है, और कंबाइन होकर के, सॉरी, फ्लोरीन गैस में से एक फ्लोरीन एटम बनाएगा, यहां पर के साथ कंबाइन होगा, मींस NO2F2, पहले NO2F बनाएगा और ये एक फ्लोरीन एटम यहां से बाहर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से रिपीट करता हूं मैं, NO2 जो है F2 गैस के साथ रिएक्शन किया, एक स्टेप पे नहीं होता है, 2 स्टेप पे रिएक्शन होते हैं। NO2F2 के साथ रिएक्शन किया, सबसे पहले ये एक फ्लोरीन के साथ कंबाइन होकर NO2F बना लिया और एक फ्लोरीन एटम यहां से बाहर आ जाता है। अब ये जो फ्लोरीन एटम जो बाहर आया है, ये फ्लोरीन एटम फिर से दूसरे NO2 के साथ रिएक्शन करता है और ये वापस से फिर से कंबाइन होता है और NO2F गैस बनाता है। तो NO2F गैस इस स्टेप में भी मिलेगा, NO2F गैस इस स्टेप में भी मिलेगा, टोटल 2 NO2F हो गया। यहां से ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन कट जाएंगे तो बचेगा क्या, आपको ओवरऑल यही मिलेगा, 1 NO2, सेकंड NO2, 2 NO2। लेकिन यहां पर जो फर्स्ट स्टेप है, दिस स्टेप इज एक्चुअली स्लो स्टेप, ये स्टेप थोड़ी धीरे होती है, ओके, एंड दिस वन स्टेप इज द फास्ट स्टेप। तो यहां पर जो हम ये बोलना चाहते हैं, या रेट लॉ आपको जो इक्वेशन देती है, वो रेट लॉ पहले लिखिए तो बातें और अच्छी समझ में आएगी। रेट लॉ के अकॉर्डिंगली जो रेट इक्वेशन है, ये रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कंसंट्रेशन ऑफ NO2 के और कंसंट्रेशन ऑफ F2 के। अब ध्यान दीजिए, NO2 यहां पर 2 टाइम्स नहीं है, एक्सपेरिमेंटली जो डिटरमाइंड रेट इक्वेशन है, यहां पर NO2 के कंसंट्रेशन के पावर में 2 नहीं लगा है। और यहां पर आप देखिए स्लो स्टेप पे ये 1 टाइम है और फ्लोरीन भी 1 टाइम है। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये रेट इक्वेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, स्लो स्टेप पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये फास्ट स्टेप पे डिपेंड नहीं करता। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको नोट करना है। रेट ऑफ एनी रिएक्शन depends on the molar concentration of the reactant of slow step only। ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इसके स्लो स्टेप के उस पे डिपेंड करता है, ये फास्ट स्टेप के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा पाया था। और इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो यहाँ पर एक 2 NO2F2 कन्वर्टेड इनटू 2 NO2F यही मिलेगा, ठीक। ध्यान क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन, बात ध्यान रखेंगे, रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन, इसमें अगर आपको डिफरेंस मिला, इसका मतलब वो रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होगा। वो हमको लगता है कि सिंगल स्टेप है, बट वो सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होगा, वो मल्टी स्टेप रिएक्शन होगा। इसलिए वो आपको ऐसा डिफरेंस जो है रेट लॉ पे और रेट इक्वेशन लॉ ऑफ मास एक्शन पे मिलेगा। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कुछ अलग है और थ्योरेटिकली वो रेट इक्वेशन अलग है। ये अलग या डिफरेंस आपको कब मिलेगा बेटा, जब वो मल्टी स्टेप पे होने वाला होगा तब, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा, अब इससे रिलेटेड छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फॉर अ रिएक्शन NO2 गैस इज प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कन्वर्टेड इनटू NO गैस एंड CO2 गैस। The experimentally determined rate expression at 400 Kelvin is rate is equal to K into NO to the power of 2. What is the proposed mechanism for the reaction? अब इस मैकेनिज्म के लिए इस रिएक्शन के लिए आप क्या मैकेनिज्म प्रपोज कर सकते हैं, क्या चीज यहां पर हो सकता है, बताइए सॉल्यूशन। सबसे पहले देखिए, इसको ध्यान अगर देना है तो आप देखिएगा, अगर आप इस रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट इक्वेशन लिखते हैं तो रेट इक्वेशन क्या होगा, रेट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ NO2 एंड दी कंसंट्रेशन ऑफ CO गैस। ये होना चाहिए बेटा, यस और नो। थ्योरेटिकल हमने रेट ऑफ इक्वेशन देखा, ये रेट ये हमारा
केमिकल इक्वेशन देखा और उससे हमने रेट इक्वेशन बना लिया, लॉ ऑफ मास एक्शन कहलाएगा इसको, है ना। लेकिन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, क्वेश्चन यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड से ये मिला है रेट इज इक्वल टू, चलिए इसको भी उसी फॉर्म पे लिख लेते हैं, इनटू के कंसंट्रेशन ऑफ NO2 दी पावर ऑफ 2। अब देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है, दोनों काफी कंप्लीटली डिफरेंट है, दोनों सेम है नहीं। तो ये वाले केस में जो मैं भी थोड़ी देर पहले बात बताया कि जब ऐसा हो कि लॉ ऑफ मास एक्शन से और इससे एक्सपेरिमेंट से मिलने वाले रेट इक्वेशन अगर डिफरेंट हो तो रिएक्शन पहले तो मल्टी स्टेप होगी, उसी कंडीशन में ये चीज हो सकता है। और दूसरा, रेट ऑफ इक्वेशन किस पे डिपेंड करता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लो स्टेप ओनली, स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले स्लो स्टेप बना लेते हैं, ठीक है। स्लो स्टेप में इससे देखो, है ना, अब हमको तो इसका कोई नीड नहीं है, जो हमको थ्योरेटिकल मिला है उसका कोई नीड नहीं है, हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ये है। यहां पर देखे NO2 2 टाइम्स है, NO2 दी पावर ऑफ 2 टाइम्स है, मतलब स्लो स्टेप में NO2 के साथ कंबाइन होगा। अब NO2 के साथ कंबाइन होगा तो क्या बन सकता है, सोचिए जरा क्या बन सकता है, एक O यहां आ जाएगा, क्या मिलेगा, NO3 प्लस NO, ये बन जाएगा नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, है ना। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, अब बेटा ये भी गैस है, ठीक। अब यहां पर आपको मालूम है कि हमको NO यहां पर बचना चाहिए, ठीक है। अब रिएक्शन को देखिए, मैकेनिज्म बनाने का ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन को ध्यान से देखिए, राइट साइड में NO बचना चाहिए फ्यूचर में, तो NO यूज नहीं करना है क्योंकि NO बचना चाहिए, तो NO3 यहां पर हमको यूज करना पड़ेगा। अब ये NO3 किसके साथ कंबाइन होगा, इस CO के साथ कंबाइन होगा, है ना। CO के साथ कंबाइन नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट, ओके, CO के साथ CO के साथ कंबाइन होगा। अब देखो CO के साथ कंबाइन करो, जब ये CO के साथ कंबाइन होगा, क्योंकि रिएक्टर में तो CO ही है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड ही है, तो एक ऑक्सीजन यहां से इसके पास आ जाएगा। जब एक ऑक्सीजन यहां से इसके पास आएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, यहां पर NO2, ये NO2 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन यहां आ गया, प्लस CO2। अब फाइनली अगर आपको रिएक्शन आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया है ये चेक करना है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको ये इक्वेशन मिलना चाहिए, ठीक। यहां पर गैसेस ले लें, ये भी गैसेस ले लें, ये गैसेस ले लें और ये भी गैसेस ले लें, ठीक है। सबको ऐड कीजिए, हमने रिएक्शन को सही बनाया नहीं बनाया, मैकेनिज्म हमारा सही है नहीं है, इसको चेक करने के लिए दोनों को ऐड करते हैं। ऐड कीजिए 1 NO2 2 NO2 और यहां पर राइट साइड में 1 NO2, तो यहां लेफ्ट का 1 NO2 राइट के 1 NO2 से कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ के लेफ्ट के 1 NO3 राइट का 1 NO3 के साथ कट जाएगा, तो बचेगा क्या बेटा, यहाँ पर NO2 गैस प्लस CO गैस इज कन्वर्टेड इनटू, यहां पर क्या बचा है, CO2 गैस प्लस ये NO गैस, ठीक है, ये हमको मिला। अब इसको आप चेक कर लीजिए, NO2 गैस प्लस CO गैस प्लस CO2 गैस प्लस NO गैस, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, मतलब हमारा मैकेनिज्म बिल्कुल सही बना है। फर्स्ट स्टेप, अब देखिए यहां पर कौन सा स्लो कौन सा फास्ट, यहां से देखिए, यहां से देखो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ NO2 एंड उसका पावर में 2, रेट टू पावर ऑफ 2। तो यहां पर ये वाला जो इक्वेशन है जिसमें NO2 2 टाइम्स है, ये वाला होगा स्लो स्टेप, क्योंकि स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है, जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था। और ये फिर ऑफ कोर्स ये क्या हो जाएगा बेटा, फास्ट स्टेप हो जाएगा, तो ये आपका प्रपोज्ड मैकेनिज्म हो जाएगा। तो ऐसे आप इजिली इस बात को ध्यान में रखते हुए किसी भी इक्वेशन का, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए आप एक प्रपोज्ड मैकेनिज्म बना सकते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन में भी, ठीक है, हो सकता है, क्या होगा भैया, ये हो सकता है, ठीक। चलिए नोट करो बेटा, चलिए बेटा, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है, अगर मान लो कोई रिएक्शन कुछ ऐसा है कि P नंबर ऑफ मोल ऑफ A इज रिएक्टेड विथ Q नंबर ऑफ मोल ऑफ B एंड विथ R नंबर ऑफ मोल विथ ऑफ C एंड दे फॉर्म द प्रोडक्ट, एंड इसके लिए अगर मान लो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट इक्वेशन अगर कुछ ऐसा हो, मीन्स रेट इज directly proportional to the concentration of A and which is raised to the power of P,
स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर बन जाता है, जैसे कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। तो B के पावर पे आ जाएगा बेटा Q एंड C के पावर पे आ जाएगा यहां पर R। ओके, और यहां पर अगर हम इस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को, सॉरी प्रोपोर्शनल साइन को हटाए तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट या रेट इक्वेशन कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, A द पावर ऑफ P, B द पावर ऑफ Q एंड C द पावर ऑफ R। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसके मोलर कंसंट्रेशन के जो कोफिशिएंट हैं इनका सम होता है। किसी भी एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड रेट इक्वेशन, मतलब रेट लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं, रेट लॉ, जो रेट लॉ है, रेट लॉ पे कंसंट्रेशन पे जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा हुआ है इसका सम जो है वो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मींस वी कैन से यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी P प्लस Q प्लस R। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ is the sum of coefficient or power of rate equation। ठीक है, क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द कोएफिशिएंट और पावर एक्सप्रेस्ड इन रेट इक्वेशन भी बोल सकते हो, ऑफ रेट इक्वेशन भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब एक है। ठीक है बेटा, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद हम टाइप्स की बात करें, बेटा इसको नोट कर लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, तुम्हें इसको इरेज कर दो। ओके, थैंक यू, ले लिया, बहुत अच्छी बात है। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के टाइप्स देखते हैं। अब हेडिंग डालिए आप। ये हो सकता है बेटा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हो सकता है सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हो सकता है थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लाइक दैट। ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होता है, अगर आप ध्यान दिए तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होता है, और साथ ही साथ ये फ्रैक्शन भी हो सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये इतने सारे टाइप्स हैं, सबको बारी बारी समझते हैं कि ये सब होते क्या है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्या होता है बेटा? द रिएक्शन in which rate of reaction depends on the concentration of only one reacting species। जब सिर्फ एक रिएक्टिंग स्पीसीज के कंसंट्रेशन पे रेट इक्वेशन डिपेंड करे, सॉरी रेट रिएक्शन डिपेंड करे, रिएक्शन ऑफ रेट अगर मान लो एक ही सब्सटेंस के, एक ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे, तो उसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल ले लें, NH4NO2, इसका डिकम्पोजिशन बेटा, जब ये डिकम्पोज होता है तो अमोनिया, सॉरी नाइट्रोजन गैस और वाटर का फॉर्मेशन करता है, नाइट्रोजन गैस और वाटर का फॉर्मेशन करता है अगर हम इसको हीट करके डिकम्पोज कर देते हैं तो इस केस में, है ना, अगर हम इसको हीट कर दें तो इस केस में यहां से नाइट्रोजन आया बाहर, यहां से H2O, अगर इसको बैलेंस करें तो 2H2O हो जाएगा। यस, नाउ इट इज बैलेंस। यहां पर देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, एक ही रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। मींस अगर आप इसका रेट इक्वेशन बनाते हैं तो रेट इज इक्वल टू होगा कांस्टेंट K एंड द कंसंट्रेशन ऑफ NH4NO2। ठीक है, तो इसके पावर में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या बेटा, यहां पर 1 है। ओके, तो रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसके लिए? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां पर होगा बेटा 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो, इन मीन्स ऑफ दैट अगर मोलर कंसंट्रेशन सिर्फ एक ही
स्पीसीज के मोलर कंसंट्रेशन, एक ही रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे कोई भी रिएक्शन का रेट, तो उसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऐसे ही अगर दूसरा आप एग्जांपल देखें तो दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं H2O2 का डिकम्पोजिशन। H2O2 डिकम्पोज होकर के H2O का फॉर्मेशन करते हैं और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इसमें भी जो रेट होगा वो कांस्टेंट के और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड के इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ये भी क्या होता है, 1 होता है। अब फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने लिखो, इसके बाद सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। लिखिए बेटा, नोट कर लिया बेटा। चलिए अब देखते हैं सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से ही आप शायद समझ गए होंगे कि सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए। सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम उनको बोलेंगे बेटा जिसमें रिएक्शन रेट टू रिएक्टिंग स्पीसीज के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे। क्या बोलना चाहिए, इन अ सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ reaction, rate of reaction depends on the, in second order of reaction, rate of reaction depends on the concentration of two reacting species, means of that two reactant। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि H2 और I2 का कॉम्बिनेशन अगर ये दोनों कंबाइन होते हैं, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो 2HI बनता है बेटा, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। यहां पर रेट किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन, यहां रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू K एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2 कंसंट्रेशन ऑफ I2। ठीक है, और दूसरा अगर हम एग्जांपल देखें तो दूसरा एग्जांपल होता है रिएक्शन ऑफ CH3COO C2H5। ठीक है, एथाइल मेथनोएट, एथाइल एथनोएट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब एथाइल एथनोएट से सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है तो यहाँ पर ये सोडियम इस C2H5 को रिप्लेस कर देगा और हमको मिलता है बेटा यहाँ पर CH3COONA प्लस C2H5OH। अब इस रिएक्शन पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या हो जाएगा, यहां पर लिखूं मैं नीचे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO C2H5 साथ ही कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। ठीक है, चलिए नोट कीजिए बेटा। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब ये भी सेम है तो इसमें भी ज्यादा आपको समझने के लिए प्रेशर देने की जरूरत नहीं है माइंड पे। थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, इन थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इन थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ reaction depends on the concentration of three reacting species। ठीक है, एग्जांपल के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर मान लो इसके साथ कंबाइन हो, O2 के साथ कंबाइन हो और NO3 बनाए। ठीक है, यहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर मान लो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बनाए, तो ये रिएक्शन एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता है। देखिए रिएक्शन को पहले बैलेंस कीजिए, है ना, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सामने यहाँ 2 लगेंगे, 2 2 जा 4 + 2 6, यहाँ 3 2 जा 6। ओके, देन इट इज, सो नाउ
अगर हम इसके रेट इक्वेशन की बात करें तो रेट यहां पर डायरेक्टली इक्वल होता है कांस्टेंट के एंड द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 द पावर ऑफ 2 एंड द कंसंट्रेशन ऑफ O2। तो यहां पर अगर हम इसके पावर को ऐड करेंगे क्या आएगा बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां पर इसके पावर पे 2 है, इसके पावर पे 1 है, तो कितना हो गया 3। तो दिस वन इज द थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसको बोलेंगे, जिसपे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो जिसके कोफिशिएंट की वैल्यू, कोफिशिएंट का सम जो है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होता है जिसको हम एक्चुअल कोफिशिएंट बोलते हैं, इसके टर्म पे अगर वो रेट इक्वेशन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल कोफिशिएंट। तो एक्चुअल कोफिशिएंट का जो सम है उसको अगर वो 3 आएगा तो हम उसको थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। चलिए एक चीज अच्छा मेरे को याद आया है ना, जो मैं बताना भूल गया था। अभी आप ध्यान दीजिए, हमने 2 चीजें पढ़ी हैं अभी तक इस लेक्चर में। एक लॉ ऑफ मास एक्शन आपने स्टार्टिंग पे देखा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड नहीं होता, थ्योरेटिकल होता है। तो थ्योरेटिकल में जो कंसंट्रेशन के ऊपर जो आपको पावर्स मिलता है उसको क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन में जो कंसंट्रेशन का पावर यूज हो रहा है उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। लेकिन रेट लॉ में, रेट लॉ किसको बोलते हैं बेटा, जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन के ऊपर जो आपको पावर मिल रहा है इसको बोलते हैं बेटा एक्चुअल कोफिशिएंट। ध्यान रखेंगे, एक्चुअल कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट। डन। तो ये थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। डन, ठीक है। मैं एक एक दो एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, है ना। अब बाकी क्योंकि बेस है, बहुत इजी भी है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए यहां नेम से आपको समझ में आ जाएगा, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब ऐसे रिएक्शन जो कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे बिल्कुल डिपेंड ना करे। जीरो का मतलब जिस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे बिल्कुल डिपेंड ना करे। 1 रिएक्टिंग स्पीसीज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2 रिएक्टिंग स्पीसीज पे डिपेंड करेगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, 3 पे करेगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे ही ना, ठीक है। इस कंडीशन पे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। the reactions for which the rate is independent from the concentration of reactants, इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे इस पे, द रिएक्शंस, जनरली ये बात होती है ना, हमेशा नहीं बोल सकते। द रिएक्शंस विच आर generally heterogeneous nature shows zero order reaction। अब ये हेट्रोजीनियस नेचर क्या होगा बेटा, ऐसे रिएक्शन जिसमें कैटालिस्ट और रिएक्टेंट सबके स्टेट सेम हो। अगर कैटालिस्ट गैस है, रिएक्टेंट अगर गैस फॉर्म पे है और कैटालिस्ट भी आपका गैसियस है, सपोज की बात है कैटालिस्ट गैसियस फॉर्म पे है, तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस बोलेंगे, ठीक है। और ऐसे रिएक्शन जो कि रिएक्टेंट कौन से फॉर्म पे हो, गैसियस फॉर्म पे हो, रिएक्टेंट सपोज गैसियस फॉर्म पे है, बट कैटालिस्ट कौन से फॉर्म पे है, कैटालिस्ट हो सकता है लिक्विड फॉर्म पे हो या कैटालिस्ट हो सकता है सॉलिड फॉर्म पे हो। मींस अगर स्टेट में डिफरेंस आ जाए तो ऐसे केस में इस रिएक्शंस को बोलते हैं बेटा हेट्रोजीनियस नेचर का बोलेंगे, है ना। इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस नेचर का बोलेंगे। तो हेट्रोजीनियस नेचर का अगर मान लो कोई रिएक्शंस हैं तो ऐसे रिएक्शन में जनरली जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अमोनिया का डिकम्पोजिशन देख लेते हैं। अमोनिया डिकम्पोज होकर के कौन कितने टेम्परेचर पे, 1130 केल्विन टेम्परेचर पे, और कुछ प्रेशर भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा। इस प्रेशर पे अगर मान लो हम इसको डिकम्पोज करते हैं, ये रिएक्शन के लिए प्लेटिनम का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। तो ये रिएक्शन
डिकम्पोज होकर के N2 और H2 फॉर्म करता है। अगर रिएक्शन को बैलेंस करें तो ये हो जाएगा 2NH3 एंड 3H2। तो इस कंडीशन पे इसका जो रिएक्शन रेट आता है, रेट जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ NH3 पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, मतलब इसके पावर पे लगाना पड़ेगा 0। आप रेट इक्वेशन इसको देख करके 2 नहीं लगाइएगा, है ना, पहले से कई बार हो गया पढ़ते हुए। ये क्या है बेटा, ये एक थ्योरेटिकल एक इक्वेशन है। इसको देख करके अगर हम थ्योरेटिकली बनाएंगे, एक्सपेरिमेंटली बनाएंगे, तो वो लॉ ऑफ मास एक्शन होगा। ये क्या है, रेट लॉ है। तो रेट लॉ कंसंट्रेशन ऑफ NH3, यहां पर रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन ऑफ NH3 पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा, पावर पे 0 लगा हुआ है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। अगर मान लो कोई रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन, एग्जांपल फोटोकेमिकल रिएक्शन भी है, फोटोकेमिकल रिएक्शन में भी यही चीज होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन में जनरली क्या आता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आता है। आप ये भी पॉइंट नोट कर लो, जनरली ना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जिस रिएक्शंस में मिलता है वो रिएक्शन भी क्या होते हैं, जनरली 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं जिनमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मिले। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म किसमें मिलता है भाई, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन, H2 जब Cl2 गैस के साथ, हाइड्रोजन गैस Cl2 गैस के साथ कंबाइन होता है, यहाँ पर ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, तो 2HCl का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर रेट लॉ क्या आता है बेटा, रेट इज इक्वल टू होता है K कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर ऑफ 0। ओके, इट इज कंसंट्रेशन ऑफ H2 रेस्ट टू द पावर ऑफ 0 एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 रेस्ट टू द पावर ऑफ 0। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन पे बिल्कुल भी H2 की कंसंट्रेशन Cl2 की कंसंट्रेशन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, ये एक 0 ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक, नोट करें। फिर हम चलते हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की तरफ। ठीक है, डन। कभी कभी रिएक्शन जो है फ्रैक्शन पर भी डिपेंड कर सकता है, मतलब थोड़े समय के लिए रिएक्शन जो है किसी कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट के फुल ऑफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, किसी के हाफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। मतलब जिसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन में आए, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। Some order for some reactions, ऐसे लिखें, for some reactions order may be fractional value, These reactions are considered as fractional order of reaction। फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हम इनको कंसिडर कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन गैस और ब्रोमीन गैस, ये दोनों जब कंबाइन होते हैं, ये गैसेस फॉर्म पे है, ये भी गैसेस फॉर्म पे है, तो 2HBr का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहां पर जो रेट इक्वेशन मिलता है, ये रेट इक्वेशन पे हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन के 1 टाइम होता है, बट ब्रोमीन का कंसंट्रेशन का हाफ टाइम होता है। मतलब ब्रोमीन के कंसंट्रेशन के पावर पे आएगा हाफ। अगर हम इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालें तो बहुत इजी वे में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, 1 प्लस हाफ, तो ये हो जाएगा बेटा 1.5। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक होल नंबर नहीं है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमको फ्रैक्शन में मिला है, तो ये एक फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत आसान है, ये हो गया फोर्थ टाइप। सेकेंड एंड लास्ट वन देखते हैं, ये आप नोट कर लीजिए, डन। ठीक है, लास्ट वन अगर मैं यहां से एग्जांपल डाल देता हूं, कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर मल्टी स्टेप रिएक्शन। अब ये ऑलरेडी वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं मैं आपको। ऐसे रिएक्शन, अभी तक हमने जितने भी पढ़े रिएक्शंस, ये सिंगल स्टेप में होने वाले रिएक्शंस थे।
अब हम ऐसे रिएक्शन की बात करेंगे जो किस पे हो, जो कि एक सिंगल स्टेप पे ना होने वाला हो, ये एक मल्टी स्टेप पे होने वाला रिएक्शन हो। जैसे कि रिएक्शन ऑफ NO2 विथ फ्लोरीन, तो इसके कॉम्बिनेशन से बनता है बेटा NO2F। ठीक है, अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो हमको मिलेगा 2NO2F 2NO2F। इस रिएक्शन के लिए जो प्रपोज्ड मैकेनिज्म भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले, है ना। तो इसको अगर आप इसके स्टेप पे जाएंगे तो स्टेप क्या है बेटा, सबसे पहले NO2 रिएक्ट करता है किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, और फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करने के बाद ये बनाता है NO2। ये एक फ्लोरीन एटम के साथ रिएक्शन करेगा और ये बनाता है NO2F प्लस एक फ्लोरीन। इस टाइप का कुछ रिएक्शन बनाते हैं। अब ये जो सेकंड फ्लोरीन जो आपको यहां पर मिल गया, ये जो सेकंड फ्लोरीन है, ये सेकंड फ्लोरीन दूसरे NO2 के साथ रिएक्शन करता है और फिर से हमको मिलता है NO2F। अब चाहे तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। अगर हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा बेटा, हमको दिस वन मिलेगा। ठीक है, यहां से ये जो NO2F, ये NO2F 2 टाइम्स ऑफ NO2F हो जाएगा। यहाँ का ये NO2, ये NO2 2 टाइम्स NO2 हो जाएगा। ये F2, ये F और ये F कैंसिल हो जाएगा, तो हमको डायरेक्टली ये मिलेगा। तो फर्स्ट जो आपका स्टेप है, 2 स्टेप में होने वाला रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप जो है, ये स्टेप होता है स्लो स्टेप, और जो सेकंड स्टेप मैंने जो यहाँ पर लिखा है, ये होता है फर्स्ट स्टेप। जब इसका एक्सपेरिमेंट से रेट लॉ निकाला गया तो वो रेट लॉ आया बेटा, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ NO2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ F2। कंसंट्रेशन ऑफ NO2 के 1 टाइम था पावर पे और F2 भी 1 टाइम था। तो यहां पर ये समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो इस पे डिपेंड करता, ठीक है, ये है एक रिएक्शन, अगर यहां पर डिपेंड करता तो 2 and 1 3 मिल सकता था। ठीक है, और अगर फास्ट पे डिपेंड करता तो क्या क्या मिलता, NO2 के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता, F के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो रेट लॉ मिला है, ये रेट लॉ किसके इक्वल हो रहा है, यहां पर NO2 1 टाइम है और F2 1 टाइम है। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन के इक्वल नहीं हो रहा। NO2 का कंसंट्रेशन 1 टाइम एंड ये दिस वन इज द जस्ट अ फ्लोरीन एटम, इट इज नॉट अ फ्लोरीन गैस, एंड हियर इट इज फ्लोरीन गैस पर डिपेंड कर रहा है। तो आप ध्यान दीजिए कि ये कंप्लीट जो रेट इक्वेशन है वो सिर्फ स्लो स्टेप के रिएक्टेंट हैं। तो स्लो स्टेप के रिएक्टेंट है, इसका मतलब ये है जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात आती है किसी मल्टी स्टेप रिएक्शंस पे या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात आती है तो वो सिर्फ स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है। स्लो स्टेप में यूज होने वाले रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, वो फास्ट स्टेप में यूज होने वाले रिएक्टेंट या ओवरऑल रिएक्शन के रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता। इस बात को बिल्कुल आप अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या मिलेगा बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या मिलेगा फाइनली इस रिएक्शन में, NO2 के पावर पे कितना है 1 और F2 के पावर पे कितना है 1, तो ये कितना आ गया 2। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो स्लो स्टेप का जो कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का, वही उसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। उसके जो सम होंगे, उसके कोएफिशिएंट के जो सम होंगे वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, नोट कीजिए प्लीज। चलिए अब यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे आते हैं। यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ यूनिट ऑफ रेट इक्वेशन, रेट कांस्टेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्डर। अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, उनके कांस्टेंट अलग अलग है, सबके कांस्टेंट है कि उसके लिए क्या यूनिट्स होंगे। जैसे कि मान लो कोई रिएक्शन है, अगर हम इसको ऑर्डर के हिसाब से एक्सप्लेन करें तो क्या होगा, रेट, रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को मैं यहां ए ले लेता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड द पावर ऑफ एन। अगर ये n की वैल्यू 0 हुई, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n की वैल्यू 1 हुई, 1 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n की वैल्यू 2 हुई, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n की वैल्यू 3 हुई, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, तो रेट ऐसे डिपेंड करेगा। अगर मैं इस रेट के लिए
इसको स्मॉल आर लिखते हैं। अगर इस रेट को मैं यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊं तो कांस्टेंट आ जाएगा के कंसंट्रेशन ऑफ ए द पावर ऑफ एन। रेट का क्या होता है बेटा, रेट का यूनिट क्या होता है, हम क्या निकाल रहे हैं, के का यूनिट निकाल रहे हैं, तो रेट का यूनिट रखते हैं यहाँ पर। रेट का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेकंड इनवर्स हो गया, मोल पर लीटर कितना, कितना रेट किसको बोलेंगे, रिएक्टेंट, कितना रिएक्टेंट जो है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के अकॉर्डिंगली पर यूनिट या पर सेकंड पे, पर यूनिट ऑफ टाइम बोलो या पर सेकंड बोलो, चेंज हो रहा है। कितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का पर यूनिट ऑफ टाइम पे चेंज हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। फर्स्ट वीडियो में आपने समझा होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ इक्वेशन के, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमारे पास यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड या पर मिनट भी बोल सकते हैं, पर सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। और ये हो गया कांस्टेंट के, कांस्टेंट के, और ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किस में ले रहे हैं, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर एंड द पावर ऑफ एन। अब के लिए हमको डिटरमाइन करना है, तो भैया इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर, सॉरी पर लीटर द पावर ऑफ एन। इसको मैं ऊपर लेके जाऊं या हम इसको ऐसे लेकर ले, मोल पर लीटर इसको मैं अलग कर लूं एंड पर सेकेंड इसको मैं अलग कर लूं, एक ही मतलब है। और ये हो गया मोल पर लीटर, सॉरी मोल पर लीटर द पावर ऑफ एन। अगर ये ऊपर जाएगा तो मोल पर लीटर दोनों आ जाएंगे, क्या हो जाएगा बेटा, मोल पर लीटर द पावर ऑफ 1 कुछ नहीं है, मतलब ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर द पावर ऑफ माइनस एन, अभी प्लस एन में ऊपर जाएगा तो माइनस एन, एट द पावर ऑफ 1 एट द पावर ऑफ माइनस 1, तो 1 माइनस 1 यही होगा ना, ये दोनों किस पे हो जाएंगे, दोनों इनटू पे, तो क्या जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 1 माइनस एन हो जाएगा। जब दो चीज इनटू पे हो, एट द पावर ऑफ एम इनटू एट द पावर ऑफ एन क्या हो जाता है, एट द पावर ऑफ एन प्लस एन, तो वही चीज यहाँ पर भी होगी, ये एक्स, तो ये दोनों को हम ऐड कर देंगे पावर को, ठीक है। और ये सेकंड पर, ये तो है ही पर सेकंड, तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, मोल पर लीटर 1 प्लस माइनस एन, दोनों को हमने ऐड कर दिया और ये आ गया पर सेकंड। अब इन दोनों को प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, मोल पर लीटर 1 माइनस एन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा के के लिए वैल्यू। अब इसके अकॉर्डिंगली हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए के का यूनिट, सेकंड ऑर्डर के लिए के का यूनिट, थर्ड ऑर्डर के लिए के का यूनिट, सबके लिए के का यूनिट हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अगर n की वैल्यू 1 हो, चलिए मैं इसको यहां लिख दे, यहां लिख दे, इधर लिख दे, यहां लिख देते हैं, इससे यहां लिख दे, ठीक है, इसको मैं यहां लिख दूं सेकंड इनवर्स, इससे है ना, यहां पर लिख लेते हैं n इज इक्वल टू 1, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के क्या हो जाएगा बेटा, मोल पर लीटर, है ना, 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0, मोल पर लीटर 1 माइनस 1, एन की वैल्यू 1 पुट कर दिया सेकंड इनवर्स, तो यहां पर क्या मिलेगा बेटा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो ये 1 बन जाएगा, तो आ जाएगा सेकंड इनवर्स, के की वैल्यू क्या आएगी, सेकंड इनवर्स, मतलब यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सेकंड इनवर्स। यहां पे लिख लो फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देंगे, ठीक है। फॉर सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, k की वैल्यू इस पे पुट करेंगे, मोल पर लीटर 1 माइनस 2, है ना, n की वैल्यू 2 हो जाएगी पर सेकेंड इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मोल पर लीटर -1, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो हम n इक्वल टू 2 वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा, मैं ये फॉर्मूला हटा देता हूं, n इक्वल टू 3,
थर्ड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसके लिए हो जाएगा के मोल पर लीटर -2 आएगा पावर पे एंड सेकेंड इनवर्स। ओके, तो इस तरीके से आप डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए के का यूनिट आप डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। इसका यूज है बेटा, अभी देखते हैं। सॉरी, जीरो ऑर्डर के मिस कर दिया ना, जीरो ऑर्डर के लिए भी देख लेते हैं। जीरो ऑर्डर और एन इज इक्वल, यहां पे लिखो जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा बेटा, एन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो क्या आएगा, के इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 - 0 पर सेकेंड, तो ये आएगा मोल लीटर इनवर्स, पावर में 1 ही रहेगा, सेकेंड इनवर्स। अच्छा, ये सबको भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसको अगर हमको कंप्लीट करना हो तो मोल द पावर ऑफ -2 एंड लीटर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। यहां क्या हो जाएगा, इसको भी अगर सॉल्व कर दो, है ना, -1 यहां आ जाएगा, मोल इनवर्स -1, मोल की पावर के साथ इनटू होगा, लीटर की पावर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, एंड ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स यहां पर। ओके, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमको कांस्टेंट मिल गए, और इस कांस्टेंट का यूज हम किस में करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। देखते हैं, चलिए बेटा, कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। इस रेट कांस्टेंट की वैल्यूज को देख करके आपको इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। देखो, वैल्यूज को देख करके मैंने बोला कंफ्यूज हुए होंगे, वैल्यूज तो है लेकिन वैल्यूज से कोई वहां पर फर्क नहीं पड़ना है, फर्क आपको पड़ना है यूनिट से। आपको ऐसे क्वेश्चन में यूनिट को देखना है। ठीक है, यूनिट आप देखिए, इसमें के लिए रेट कांस्टेंट के क्या दिया, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब ये कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ये यूनिट यूज होता है, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आप देखिए इस पे, ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये है सेकेंड ऑर्डर के लिए, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर लिख दिया मैंने। ठीक है, ये क्या होगा, 1.25 × 10⁻⁴ सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स किस में, देखो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आता है, तो क्या हो जाएगा बेटा, दिस वन इज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। थर्ड वन, इसके लिए क्या है, देखिए यह है आपका 7.6 मोल इनवर्स, मोल द पावर ऑफ -2 एटीएम। अच्छा, यहाँ पर एटीएम पे दिया हुआ है, डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा। एटीएम इनवर्स में हो तो एटीएम को आप कन्वर्ट कर लेना, ये प्रेशर के फॉर्म पे दे रहा बेटा गैस के लिए। ठीक है, तो एटीएम को आप यहाँ पर मोल लीटर पे आप चेंज कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, आप ध्यान रखना, मोल इनवर्स लीटर ये होता है। तो अगर आप इसको मोल इनवर्स लीटर में कन्वर्ट कर दोगे, क्योंकि एटीएम इनवर्स में तो मोल इनवर्स लीटर हो गया, तो मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड, तो एकदम एग्जैक्टली सेम हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर के जैसा, सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मोल द पावर ऑफ -2, देखो लीटर स्क्वायर मोल द पावर -2 सेकेंड इनवर्स। तो दिस वन इज द थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर। तो इस तरीके से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इस लेक्चर से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी भी बाकी हैं। ठीक है, क्योंकि सिंस दिस वीडियोस लेंथ इज टू मच नाउ, इसलिए मैं अब इसके न्यूमेरिकल के प्रैक्टिसेस के लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा बेटा यूट्यूब पे। तो आप दोनों को चाहे तो एक साथ देख लेना या एक के बाद एक देख लेना। तो पूरे बेसिक्स में यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के आपको बता दिए हैं। ठीक है, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अलग सी वीडियो बना करके उसको अपलोड करूंगा। वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, तो तब तक आप उस वीडियो के लिए वेट कीजिए, है ना। वेट में ज्यादा नहीं करवाऊंगा, बहुत जल्दी से जल्दी अपलोड करूंगा। अगर आप इसको वॉच कर रहे हो तो ये भी हो सकता है कि आज आप वॉच कर रहे हो तो आज के डेट में वो वीडियो क्या पूरा चैप्टर हो चुका हो, तो आप इसके बाद नेक्स्ट वीडियो को प्लेलिस्ट पे जाकर के आप देख सकते हो बेटा। ठीक है, प्लेलिस्ट पे जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में को ओपन करके भी उस वीडियो को आप ओपन कर सकते हो जो इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, अगर मान लो आपको मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस मैं फ्यूचर में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिस।